हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं मॉडर्न एरा से, यानी कि मॉडर्निज्म से। ग्रेड सेकंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी का नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉडर्निज्म के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो ग्रेड सेकंड के लेवल के होंगे। तो स्टार्ट करते दोस्तों। मॉडर्निज्म दरअसल आया कहाँ से था, कब से आया था, आप लोगों को पता है या जानकारी होगी। मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई थी 1901 से और अंत माना गया 1945। दरअसल ये जो समय काल है, ये पूरा की पूरा पीरियड, ये पीरियड दो भागों में बटा। एक भाग में तो आए थे एडवर्ड, किंग एडवर्ड 7, और एक भाग में थे आपके किंग जॉर्ज फिफ्थ। ये थे दो अलग अलग भागों में थे। 1901 टू 1910 एडवर्ड का टाइम रहा, और 1911 से लेकर के 1936 तक का समय काल किसका रहा, आपके किंग जॉर्ज का रहा। जॉर्ज फिफ्थ हैं ये, क्योंकि जॉर्ज फर्स्ट का जो शासनकाल रहा वो 1714 से रहा था, 1714 में चालू हुआ था और वो 1727 तक रहा। जॉर्ज सेकंड का शासनकाल 1727 से चालू होकर के 1760 तक रहा, और इसके बाद जॉर्ज थर्ड आए, वहाँ 1760 से लेकर के उसके बीच में 1820 तक के बीच में ये जॉर्ज थर्ड रहे। फिर ऐसे ही जॉर्ज फोर्थ, अपन को उनसे काम नहीं था, अपन को काम है जॉर्ज फिफ्थ से। जॉर्ज फिफ्थ की बात करें तो जॉर्ज फिफ्थ का जो समय काल है वो भी मॉडर्न एज के अंदर आता है, और ये एडवर्ड का भी समय काल मॉडर्न एज के अंदर आता है। दरअसल मॉडर्न एज शुरुआत हुई थी 1901 से। इसी साल नोबेल प्राइज़ की भी शुरुआत हो गई थी। नोबेल प्राइज़ पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसी साल 1901 में, एडवर्ड के टाइम पर ही हुआ था। दूसरी बात, इसमें और भी कोई ऐसी सारी छोटी छोटी बातें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल एक वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या। ये सिगमंड फ्राइड की थी, जहाँ पर बताया कि जो हमारी द्रमित इच्छाएं होती हैं, रिप्रेस थॉट्स होते हैं, वही सपनों को ओरिजिनेट करते हैं या सपनों को क्रिएट करते हैं। ये थॉट्स जैसे ही आए, वहाँ पर राइटर्स और लिटरेरी फिगर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स थे या राइटर्स थे जो लिटरेचर में काम कर रहे थे, वो लोगों के दिमाग में एकदम क्रांति सी आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया। वहाँ पर लोग अपनी जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल होती है राइटिंग करने की, लिटरेचर को लिखने की, वो ट्रेडिशनल स्टाइल से बिल्कुल हट गए। वहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सब जागरूकता की धारा आ गई। मतलब अब ये कहेंगे कि नॉन लीनियर सेंटेंस लिखने लगे, है ना, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स लिखने लगे, हालांकि अलग पैटर्न हो गए, स्ट्रक्चर्ड हो गए, और इंटरनल मोनोलॉग्स लिखने लगे। कहने का मतलब जो भी फ्रेगमेंटेड टूटे फूटे थॉट्स उनके विचार में दिमाग में आते थे, वो सबको बस इमीडिएट एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पर अपनी राइटिंग्स में लिख देते थे, अपनी वर्क्स में लिख देते थे। तो ये समय काल बड़ा फ्लरिशिंग टाइम रहा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कई लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर से जेम्स जॉयस से, वर्जीनिया वुल्फ और फॉकनर साहब, हमारे ये तीन लोग तो जुड़े हुए ही हैं। तो ये बहुत खास लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इसी समय पर वॉरपॉइट्स हुए। वॉरपॉइट्स जो थे, रूपर्ट ब्रुक है, आपने नाम सुना होगा, है ना, ओवेन है, इनका भी नाम सुना होगा। एडवर्ड टॉमस भी रहे थे, इनका भी नाम, ससून का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये लोग क्या है, वॉर पॉइंट्स रहे। फिर कुछ डायमॉक पॉइंट्स आए, लेफ्ट विंग पॉइंट्स आए, अलग अलग मेजर मूवमेंट्स चले यहाँ पर। तो चलो हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि थोड़ा डिस्कशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, बजाय ओरल डिस्कशन के। रिटन डिस्कशन पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर अपन। पहले शुरू करूँ, मैं बता देता हूँ कि ग्रेड सेकंड का अगर आप लोग कोर्स चाहते हैं, ये कंप्लीट कोर्स सिस्टमेटिक वे में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ग्रेड सेकंड का आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये कंप्लीट है, इसके अंदर पूरे सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स को लगभग अभी ये मान लो 80% कोर्स हो ही गया है, 20% और रह रहा है। वो कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवीजन क्लास लेंगे, हर टॉपिक के साथ टेस्ट भी होगा, और फुल लेंथ आपको 20 टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट 20 मिलेंगे। तो कंप्लीट एक पक्का पैकेज है ये, और आप इसको 1199 में
एक्सेस कर सकते हो कॉस्मोस क्लासेस के ऐप से। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच लिटरेरी पीरियड इज कंसीडर्ड द स्टार्ट ऑफ द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा लिटरेरी पीरियड स्टार्ट माना जाता है मॉडर्न लिटरेचर का, बताएं। रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड, या फिर अर्ली 20th सेंचुरी या पोस्ट विक्टोरियन पीरियड। दरअसल बताइए कि कौन सा ऐसा पीरियड रहा जिससे ये मॉडर्न एज की शुरुआत मानी गई। तो देखो रोमांटिक पीरियड तो 1837 तक ही खत्म हो गया, 32 तक या 1837 पे ही खत्म हो गया था, 1837। और यहाँ ये एंड था, एंड मैंने लिखा है एंड, ये एंड हुआ था 1837 में। यहाँ पर से विक्टोरियन पीरियड चालू हुआ 1837 से लेकर के 1901 तक, ये आपका विक्टोरियन पीरियड रहा, ठीक है ना। तो 1901 पर मॉडर्न एज चालू हुई है। फिर जॉर्जियन पीरियड तो मॉडर्न एज का ही भाग है, जॉर्जियन पीरियड तो मॉडर्न एज का ही भाग है। 1911 से लेकर के आपको या 10 से मान लो, 1910 से मान लो, क्योंकि 10 तक रहा तो 1911 10 कुछ भी मान लो, और 1936 तक का इनका समय काल रहा। अब अर्ली 20th सेंचुरी मान लो आपकी, अर्ली 20th सेंचुरी मतलब शुरुआत की 20वीं शताब्दी जो है, 20वीं शताब्दी शुरू हुई 1901 से लेकर के 2000 तक। तो अर्ली 20th सेंचुरी मान लो या पोस्ट विक्टोरियन पीरियड मान लो, विक्टोरियन पीरियड का लास्ट टाइम लगभग 19 ऐसे कहते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको कि जो 19th सेंचुरी थी ना उसका लास्ट डिकेड था, अंतिम दशक चल रहा था। 1887 या 88 से ही ये चालू हो गए थे, कौन ये मॉडर्न एज, लगभग ऐसा माना जाता है। तो इसलिए अपन का आंसर ये हो जाएगा अर्ली 20th सेंचुरी और पोस्ट विक्टोरियन पीरियड। अगली बात करते हैं, बताओ हु इज द ऑथर ऑफ यूलिसिस। यूलिसिस का ऑथर कौन रहा है। अ लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर का एक लैंडमार्क रहा। यूलिसिस का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में दो चीजें जाएंगी, एक तो विक्टोरियन टाइम के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जाएंगे, राइट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अगर आपके माइंड में आते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टेनिसन ने यूलिसिस लिखा तो था, लेकिन वो यूलिसिस पोइम थी ना कि नॉवेल। यहाँ पर वो यूलिसिस पोइम थी ना कि नॉवेल था, ठीक है ना, याद रखना। ये पोइम थी और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था, ब्लैंक वर्स फॉर्म में, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग था, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग था और कैसे फॉर्म में था, ब्लैंक वर्स फॉर्म में था, ब्लैंक वर्स में था, ठीक है ना। ये पोइम थी एक किसकी, टेलिसन की। लेकिन बाद में इसको जेम्स जॉयसे जो थे, जेम्स जॉयसे ने, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के मेजर पॉइंट रहे और मॉडर्न एज के भी मेजर पॉइंट रहे, जेम्स जॉयसे ने एक लिखी थी, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। क्या लिखा था इन्होंने, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। एक इन्होंने ये रचना लिखी और एक बहुत फेमस रचना रही इनकी, और एक ये रही कौन सी, यूलिसिस नॉवेल है। तो इन्होंने यूलिसिस को लिखा था और यूलिसिस एक लैंडमार्क है किसके लिए, मॉडर्निस्ट लिटरेचर के लिए। तो जेम्स जॉयस आपको याद रखने हैं यहाँ पर। अगली जो है, व्हाट इज द की फिगर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर का की फिगर कौन है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर का की फिगर कौन रहा है, मतलब मेन फिगर कौन सा चीज पॉइंट रही है। क्या इन्होंने लाइनियर नैरेटिव लिखे, नहीं, बल्कि इन्होंने नॉन लाइनर नैरेटिव लिखे, मतलब टूटे टूटे सेंटेंसेस बनाए इन्होंने, छोटे छोटे सेंटेंसेस, नॉन लाइनियर, कोई सेटअप नहीं था इनका सही, नॉन लाइनियर हो गया। तो नॉन लाइनियर लिखे थे इन्होंने, लाइनियर नहीं थे। एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर्स नहीं, इनके सोशल कैरेक्टर्स होते थे, कोई आदर्श कैरेक्टर इन्होंने नहीं फॉलो किए, पर्सनल लाइफ, लोगों की कॉमन जिंदगी पर ये लिखते थे, ठीक है ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन्होंने फॉलो किया, बिल्कुल सही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को समझते, वैसे तो आपके अलग से सिलेबस में ये टॉपिक है, अलग से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ जान लेते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। मतलब जो स्पॉन्टेनियस हमारे थॉट्स आते हैं, नेचुरल जो थॉट्स आते हैं, या फिर हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, उनको हम इमीडिएट एक्सप्रेस कर दें। फ्रेगमेंटेड पीस में आता है, आपको पता है कि कभी भी जैसे हमारे विचार होंगे वो एकदम ऐसे सिस्टमेटिकली कहानी की तरह नहीं आएंगे, हमारे विचार आते हैं टूटे फूटे से, ऐसे अस्त व्यस्त से, बिखरे से आते हैं। तो ये कभी लोग क्या करते हैं, जैसे खासतौर से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो करने वाले थे टी एस इलियट, लेकिन इनको इनके जो मेन राइटर माने जाते हैं टी एस इलियट के, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, वो माने जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है, ये 3 राइटर्स के नाम इनको फेमस रखना है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को के लिए। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंटरनल मोनोलॉग्स होते हैं, नॉन लीनियर सेंटेंसेज होते हैं, स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, फ्रेगमेंटेड टुकड़े होते हैं। इसके अंदर पर्सनल लाइफ या फिर किसी के एक कॉमन लाइफ के बारे में लिखा जाता है, इंडिविजुअल लाइफ के बारे में लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है जो इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर पैटर्न डिफरेंट होता है। तो ये आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर जो इनके जो राइटर्स थे, एक तो वर्जीनिया, और एक आपके यहाँ पर फॉकनर थे,
और एक आपको जेम्स जोइस है। ये लोग याद रखने हैं आपको, है ना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। वर्जीनिया का फेमस था इसके लिए टू द लाइट हाउस, बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है ना। जैकोब्स हाउस ये भी फेमस था, ठीक है ना। और एक है मिसेस डैलोवे, मिसेस डैलोवे आपने नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस वर्क्स हैं किनके, आपके वर्जीनिया के। अब देखना टीएस एलियट की जो पोएम थी द वेस्टलैंड, ये एक एसोसिएटेड है विद विच मूवमेंट, किस मूवमेंट से, जब टीएस एलियट की बात की जाए, टॉमस स्टर्न एलियट, टॉमस स्टर्न एलियट की खुद का जो जन्म है 1888 में हुआ था, 1888 में, और जो मृत्यु हुई वो 1965 में हुई। टीएस एलियट खुद मॉडर्न पोइट हैं, खुद मॉडर्न राइटर रहे हैं, खुद मॉडर्न नॉवेलिस्ट और क्रिटिक रहे हैं। तो कहने का मतलब जब खुद टीएस एलियट मॉडर्न टाइम से रिलेटेड हैं तो इनकी रचना द वेस्टलैंड जो होगी वो किससे होगी, तो बताओ, वो मॉडर्निज्म से रही, वो आधुनिक काल से रही, ठीक है ना, मॉडर्निज्म से रही। आगे देखना ये वेस्टलैंड जो है इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, ये 1921 में लिखी गई, है ना, और ये 1922 में प्रकाशित हुई। तो 1921 आप देख लो क्या है इसका रिटन एज है, नवंबर दिसंबर के महीने में लिखी गई थी। वर्जीनिया वुल्फ इज नोन फॉर डेवलपिंग विच लिटरेरी टेक्निक, बताओ कौन सी लिटरेरी टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और विलियम फॉकनर। अगर आपको तीनों के नाम दिखते हैं तो आपको यही बताना है कि किससे जुड़े हुए थे ये लोग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए थे। ना तो एलेगरी यूज की, ना फ्री वर्ड्स, ना सटायरिकल डायलॉग्स, ये इन्होंने बिल्कुल यूज नहीं किए। सटायरिकल डायलॉग्स के लिए फेमस थे आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आपको याद रखना है। डायलॉग्स तो और लोगों ने भी लिखे, लेकिन फिलहाल आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ याद रखेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा थी। तो बताओ निम्न में से कौन सा एक मॉडर्निस्ट राइटर नहीं है, बताओ मॉडर्निस्ट, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो जेम्स जॉयस से मॉडर्निस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे मॉडर्निस्ट हैं, इजरा पाउंड ये भी मॉडर्निस्ट हैं, टीएस एलियट के बेस्ट फ्रेंड थे, और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये रोमांटिक पोइट हैं। तो आपको ये याद होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट रहे हैं, तो इसीलिए अपन इन्हें हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, मॉडर्न एज की लिस्ट में से। तो हु रॉट टू द लाइट हाउस अ सिग्निफिकेंट मॉडर्निस्ट नॉवेल, बताओ, अभी अभी बोला था मैंने कि टू द लाइट हाउस किसने लिखा था, टू द लाइट हाउस लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, किसने लिखा था, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था, ठीक है ना। डीएच लॉरेंस भी आपके बहुत बढ़िया राइटर रहे उस जमाने के, ठीक है ना। डीएच लॉरेंस का आपने सन्स एंड लवर्स आपने सुना हो तो वो नाम याद रखना है, कैथरीन मैन्सफील्ड, ये E.M. फॉरेस्टर, है ना, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इन मैनी ऑफ फ्रेंच कैफकास वर्क्स, फ्रेंच कैफका जो है एक नॉवेलिस्ट और एक स्टोरी टेलर रहे, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर रहे फ्रेंच कैफका, ठीक है ना। तो ये क्या रहे, एक नॉवेलिस्ट रहे, उपन्यासकार रहे, और साथ में गजब के स्टोरी टेलर रहे, फर्स्ट क्लास स्टोरी टेलर। तो इन्होंने, इनका जो प्राइमरी कंसर्न था वो क्या था, क्या रोमांस और रिलेशनशिप के बारे में लिखते थे, नहीं। रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वास, ये तो इनके रचनाओं में ही नहीं था मेनली, है ना। हालांकि वो बताते कि धर्म पर बातें करते थे, लेकिन स्पिरिचुअली लोगों को बैरन बताते थे। ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी एंड अलाइनेशन, इस पर लिखते थे ये कंप्लीटली, अलाइनेशन और आइसोलेशन पर लिखते थे, अलगाव पर, कि जो नौकरशाही है उसकी कितनी भद्दता है, मतलब लोग किस तरीके से डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग किस तरीके से एब्सर्डिटी के साथ काम करते हैं, अलाइनेशन कैसा रखते हैं, अलगाव रखते हैं लोगों के साथ। तो विच लिटरेरी वर्क बिगिंस विद द लाइन, फेमस लाइन है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल को सबसे अच्छा महीना बताया है जॉफ्रे चौसर ने, जॉफ्रे चौसर की जो रचना है कैंटरबरी टेल्स, उसके अंदर अप्रैल को सबसे प्यारा महीना बताया, और सबसे निर्दयी महीना बताया है टॉमस स्टर्न एलियट ने, और अपनी रचना के अंदर जिसका नाम है द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है टॉमस स्टर्न एलियट ने, है ना। ओके, ये रचना भी किसकी है, टॉमस स्टर्न एलियट की, ये है पुरफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये टीएस एलियट की वर्क है, ठीक है ना। बाकी के और के तो नाम लिखे हैं, जैसे ये है फाइन गन्स बेक, ये किसने लिखा है, जेम्स जॉयस ने, और द कैंटोस बाय एजरा पाउंड, ये एजरा पाउंड ने लिखा है, कैंटोस, है ना। ये एजरा पाउंड की फेमस वर्क है, ये याद रखना आप, है ना, कैंटोस, ये याद रखना आपको, है ना, एजरा पाउंड के लिए। अगला है विच जानरा, कौन सा युग ऐसा है जो कि इंक्रीजिंगली पॉपुलर होता गया मॉडर्निस्ट पीरियड के समय पर, बताओ कौन सा युग, कौन सी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। एपिक पोइट्री, महाकाव्य कविताएं, ये नहीं लिखी गई इसके अंदर। गॉथिक फिक्शन, बहुत कम लोगों ने, लेखकों ने लिखा, एक दो ने लिखा है बस, ठीक है ना। बाकी का साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात करें, सॉरी साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक नॉवेल्स, सबके मनोवैज्ञानिक रहे, कोई ने रोमांस के बारे में नहीं लिखा, मनोवैज्ञानिक रहे केवल ये। इन्होंने क्या, क्यों यार, क्यों रहे मनोवैज्ञानिक, बताओ। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरीज दे दी थी। अब यार सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिसिस थ्योरीज थी
प्रॉपरली क्रांति लेकर के आई, रिवॉल्यूशन लेकर के आई। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस माइंड के बारे में लोग जान गए, तो मनोविज्ञान पर ये अटैक करने लगे। एक बार मैं फिर बताता हूँ दोस्तों, अगर आप ग्रेड सेकंड का कोर्स लेना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली सारा पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट नॉलेज के साथ, और एक एक क्लास को ब्रेक करके, ऐसे नहीं कि एक मॉडर्न एज की एक क्लास बना दी पूरी, एक ही क्लास में आपको समझा दिया, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक एक चीज़ अच्छे से समझाया, रेस्टोरेशन का, रोमांटिसिज्म का, न्यू क्लासिकल का, या फिर रेनेसेंस काल का, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अच्छे से समझाई गई है। आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं कॉस्मोस क्लासेस के ऐप से। अगला देखना, व्हाट डज द टर्म, ये टर्म है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे लिटरेचर में क्या मतलब निकलता है, साहित्य में इसका मतलब क्या है? एक स्टोरी जो कि राइम के द्वारा बताई जाए, राइम में बताई जाए, एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, घटनाओं का वास्तविक वर्णन, या फिर डायरेक्ट डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को डायरेक्टली बताते हो आप, है ना। बताओ, ये पॉइंट्स अपनी खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को डायरेक्टली बता देता है, उसमें किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का लैंग्वेज स्टाइल नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग की व्यवस्था नहीं, सिंपली बता देता, तो नॉन लीनियर तरीके से बताए, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखना, विच नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का कौन सा नॉवेल है जो ये क्या है, टोटलिटेरियनिज्म को क्या करता है, क्रिटिक करता है। बताओ, टोटलिटेरियनिज्म आ गए थे, आपको था फेसिज्म आ गया था, कम्युनलिज्म आ गए थे, ये नार्सिसिज्म आ गया था, ये अलग अलग चीज़ें आ गई थी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जब डेवलप हो गई थी, तो उस समय पर उन्होंने एक नॉवेल लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म ये भी लिखा था, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल ये लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, सटायर ज़्यादा लिखते थे। तो कहने का मतलब इन्होंने एक रचना लिखी 1984 ये इन्होंने एक वर्क लिखा, तो इसके अंदर इन्होंने जो ये क्या थे, अधिनायकत्व लोग थे, अधिनायकवादी जो लोग थे, इनकी क्या है कंप्लीटली क्रिटिक किया, इनको निंदा की इनकी। व्हाट मूवमेंट फॉलोज, निम्न में से कौन सा मूवमेंट है जो फॉलो करता है मॉडर्निज्म को इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर मॉडर्निज्म को कौन सी चीज़ फॉलो करती है? मॉडर्निज्म के बाद क्या आया? रोमांटिसिज्म तो मॉडर्निज्म से पहले था, पोस्ट मॉडर्निज्म आया या रियलिज्म आया, रियलिज्म भी पहले ही था, ठीक है ना। इसके अलावा सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मकता, ये भी नहीं आई, तो ये आया पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के जस्ट बाद का पीरियड है, ठीक है ना। यहाँ से ही पोस्ट मॉडर्निज्म चालू हो जाएगा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ पोस्ट मॉडर्निज्म चालू हो जाएगा, या ब्रिटिश एम्पेरियल टाइम जो एम्पेरियलिज्म है वो थोड़ा खत्म होने लगा, कॉलोनियल जो उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज कर रखा था वो थोड़ा सा रिड्यूस होने लगे, घटने लगे, अब वो संकुचित होने लगा ब्रिटिश राज्य, तो उसी समय पर ये पोस्ट मॉडर्न जो रचनाएँ हैं वो फ्लरिश हुई। बताओ कि यहाँ पर विच मॉडर्निस्ट ऑथर इज नोन फॉर द नॉवेल सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स के लिए कौन सा जाना जाता है? सबसे फेमस रचना रही ये किसकी, आपके D.H. लॉरेंस की। तो D.H. लॉरेंस ये फेमस राइटर है, इसके लिए वर्जीनिया वुल्फ को आपको याद रखना है, किसके लिए? एक तो डोरावे के लिए, ठीक है ना, डैरोवे, मिसेस डैरोवे, टू द लाइट हाउस, मिसेस डैरोवे, इनके लिए आपको याद रखना है डेलो, डैरो नहीं है, डैलो है, डैलोवे, ठीक है ना, डैरोवे नहीं है, डैलोवे है, मिसेस डैलोवे। और एक आपको याद रखना है टू द लाइट हाउस, जेम्स जॉयसे का आपको क्या याद रखना है? जेम्स जॉयसे का एक तो यूलिसिस याद रखना है, यूलिसिस फेमस है, इसको यही याद रखना है आपको। D.H. लॉरेंस और T.S. एलियट का आपको द वेस्टलैंड याद रखना है, एक प्रूफ्रॉक याद रखना है ना, और प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, और एक आपको ये याद रखना है T.S. एलियट का द वेस्टलैंड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क ऑफ द मॉडर्निस्ट लिटरेचर, बताओ निम्न में से मॉडर्निस्ट लिटरेचर का हॉल मार्क क्या रहा है, मतलब किस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है? क्या इन्होंने ट्रेडिशनल मीटर एंड राइम यूज़ किया है? नहीं, परंपरागत मीटर और राइम की तो मना ही किया है, इन्होंने स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में तो लिखा ही नहीं है, इन्होंने तो ब्रेक किए हैं, पूरे परंपरागत जो शैली थी लिखने की उसको तो खत्म किया है। क्या ये आशावादी टोन में लिखते थे प्रोग्रेस के बारे में? बिल्कुल निराशावादी थे, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन भी 1929 में आ ही चुका था। इसके अलावा इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया था बहुत तगड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो बताओ इसके अंदर कहाँ आशावादिता हो गई? क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अभी नैरेटिव फॉर्म के साथ? बिल्कुल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ लिखा, तो ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने फ्रेगमेंटेड पीस लिखे, ठीक है ना, कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड पीस। अगर आपसे कोई रूरल लाइफ और फोकलोर की बात करें तो सबने नहीं किया था, इनके लिए डायमॉक एक अलग से ग्रुप बना, डायमॉक लोगों ने क्या किया था उस पर वर्णन किया था, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, थॉमस एडवर्ड थे, है ना, और इसके अलावा एडवर्ड टॉमस थे, रूपर्ट ब्रूक थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, एक आपके जॉन
ड्रिंक वाटर थे, ये लोग थे डायमॉक पॉइंट्स के अंदर। तो इन्होंने रूरल लाइफ पर लिखा जरूर था, लेकिन औरों ने नहीं लिखा था। तो देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गॉडॉट लिखा, ये एक एलिजी है और ये लिखी थी। तो बताओ किसके बारे में थी? तो बताओ, मानव अस्तित्व की भद्दापन, मानव अस्तित्व का कितना भद्दापन है इसके बारे में थी। तो कोई रिलीजियस साल्वेशन नहीं थी, बार पीस कॉलोनियलिज्म के नहीं, वो कहते थे सिर्फ मानव का अस्तित्व पूरी तरह से क्या है, भद्दा है। बिल्कुल, ह्यूमन लाइफ सिर्फ क्या है, बैरन लाइफ है, हॉलो लाइफ है, खोखली लाइफ है। तो कौन सा मॉडर्निस्ट पॉइंट था जिनने फ्रेज मेक इट न्यू, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस जमाने का, मेक इट न्यू, ये हर चीज़ को नया बनाओ, नया फॉर्म बनाओ, ये इजरा पाउंड ने ये प्रोपाउंड किया था, ये फ्रेज बोला था इजरा पाउंड, है ना। ये आपको याद रखना है, इजरा पाउंड ने मेक इट न्यू नाम से एक फ्रेज था, वो कॉइन किया था कि लिटरेचर का फॉर्म नया बनाओ, लिटरेचर को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो। E.M. फॉरेस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर, एक पैसेज टू इंडिया लिखा था इन्होंने, जो बाद में पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। और प्राइमरली एक्सप्लोर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या रोमांटिक लव को जो कॉलोनियल एरा में था, या क्लास कॉन्फ्लिक्ट को जो ब्रिटेन में था, कॉलोनियलिज्म और रेशियल टेंशन को जो इंडिया में था। बिल्कुल यही था कि औपनिवेशीवाद था और जातिगत टेंशन भी चल रही थी भारत के अंदर, बहुत सारा वर्गीय टेंशन ज़्यादा चल रही थी। इसके बाद मॉडर्निस्ट वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड अ रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा मॉडर्निस्ट वर्क रहा जिसने जो एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रेस्पॉन्स माना जाता है, मतलब ऐसी कोई रचना है इन चारों में से जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसको उसका पूरी तरह से एक सचित्र वर्णन सा किया था, या वो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये रचना रही थी। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बंदा ही एक था, टॉमस ईस्टर्न एलियट। ये खतरनाक बंदे थे, इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की और द वेस्टलैंड लिखा, T.S. एलियट ने। अच्छा ठीक है ना, ओके आगे देखिए, विच नॉवेल इज डिस्टोपियन विजन ऑफ द फ्यूचर रिटन बाय एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने ऐसा कौन सा नॉवेल लिखा जो कि क्या है, किसको दिखाता है, किसको दिखाता है, डिस्टोपियन विजन को, बताइए भाई, डिस्टोपियन विजन को दिखाता है। डिस्टोपिया मतलब एक होता है यूटोपियन वर्ल्ड, तो यूटोपियन वर्ल्ड का मतलब होता है एक सभ्य समाज, खुशहाल समाज। लेकिन जो आपके ये राइटर थे अल्डस हक्सले, इन्होंने सब समाज को, जैसे एक इन्होंने लिखा था मतलब ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी इन्होंने जो कम्प्लीटली वो ऐसे समाज को दिखाती है, फ्रेगमेंटेड, टूटे बिखरे हुए समाज, जहाँ पर पॉवर्टी है, क्लास स्ट्रगल्स हैं, या फिर इनजस्टिस है, सोशल इनजस्टिस हैं। तो ऐसी इन्होंने एक येलो क्रोम नाम की एक रचना भी लिखी। तो कुल मिलाकर के मतलब वहाँ पर केवल दिखावा दिखाया इन्होंने अपने समाज के अंदर। तो कहने का मतलब ऐसी कौन सी डिस्टोपियन विजन को दिखाती है, ऐसी कौन सी रचना है, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये एक रचना है जो डिस्टोपियन विजन को दिखाती है और एल्डस हक्सले की है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन विक्टोरियन एंड मॉडर्न लिटरेचर। अगर हम विक्टोरियन और मॉडर्न लिटरेचर के बीच में डिफरेंस देखें तो वो क्या है, तो देखो क्या रहा है, मॉडर्न लिटरेचर अवॉइड करता है रियलिज्म को। मॉडर्न लिटरेचर कतई ऐसा नहीं है बिल्कुल रियलिज्म को, यथार्थवादिता को नेग्लेक्ट करता है, नहीं, यथार्थता को ही वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो गलत है। विक्टोरियन लिटरेचर नॉन लाइनियर है, नहीं, विक्टोरियन नॉन लाइनियर नहीं है, बल्कि मॉडर्न लिटरेचर नॉन लाइनियर रहा है, ठीक है ना, ये हटा देना। मॉडर्न लिटरेचर जो है मोर एक्सपेरिमेंटल है देन एंड फ्रेगमेंटेड है, बिल्कुल टूटी हुई तो यही है। विक्टोरियन लिटरेचर इज एंटायरली पोइटिक, ये पूरी तरह से पोइटिक है नहीं, बल्कि विक्टोरियन टाइम पर देखो नॉवेल्स भी लिखे गए, ड्रामाज भी लिखे गए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको पता है सब भाई, नॉवेल्स चार्ल्स डिकन्स हुए थे विक्टोरियन टाइम पर, नहीं होते फेमस, मैथ्यू आर्नोल्ड आपने पढ़े थे, चार्ल्स डिकन्स आपने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, है ना, आपने पोइट भी पढ़े थे, राइटर भी पढ़े थे, G.M. हॉपकिंस वगैरह बहुत सारे राइटर्स पढ़े थे विक्टोरियन टाइम पर। तो देखो, हु रॉट द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। प्रूफ्रॉक की बात आई तो प्रूफ्रॉक को एक व्यक्ति से जोड़ना है, एक व्यक्ति विशेष से जोड़ना है जिनका नाम है टॉमस ईस्टर्न एलियट। इन्होंने ही लिखा था द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो एक इन्होंने प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस लिखे। तो ये याद रखना आपको कि मॉडर्न एज में मेजर चीज़ें क्या है। कल हम मिलेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के क्वेश्चंस के साथ, तो एक बार पढ़ के आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े बहुत तो हेल्पफुल रहेंगे, और जो मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताए, हल्के से पॉइंट्स आपको बताए, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।